को दवाइयां कम से कम कीमत पर मिल सके। आज देश भर में 3,600 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं और यहां पर 700 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की जेनेरिक दवाइयां बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध है। जन औषधि केंद्र पर दवाइयां 50% से लेकर के 90% तक कम दाम पर मिल रही हैं। चाहे कैंसर का इलाज हो, मोतियाबिंद की बात हो, डायबिटीज हो, मधुमेह हो या ब्लड प्रेशर, रक्तचाप हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोंडा जिले के भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। एनआईसी और अस्पताल में एलईडी लगाकर लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित किया गया। जन औषधियों में दवाएं और ऑपरेशन के खर्च कम करने के बारे में भी अधिकारियों से उन्होंने सीधे बात की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को जानकारी भी दी जिससे वो इन योजनाओं का लाभ उठा सके। पुराने जमाने की वो कुड़िया में पेट तो वो लोग जरा आप पर परेशान रहते होंगे, आपको हैरान करते होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार द्वारा स्टेंट, डायलिसिस और घुटना प्रत्यारोपण के दाम घटाने के बाद लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस दौरान पीलीभीत में भी एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में पीलीभीत के लाभार्थियों ने पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी को सुना। पीलीभीत में 75 वर्षीय सुच्चा सिंह और 55 वर्षीय खेमकरण ने सस्ते रेट पर हार्ट की सर्जरी करवाकर स्टेंट लगवाया था। सुच्चा सिंह और खेमकरण ने मात्र 30,000 में स्टेंट लगवाया। उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संवाद में लोगों से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर है। इसलिए सरकार आयुष्मान भारत अभियान के तहत पात्र परिवार को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा बीमा करवा रही है, जिसके जरिए सरकार 10 करोड़ परिवार के 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ देगी। पीएम ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान भी लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चलाया जा रहा है ताकि लोग स्वस्थ रहें। वहीं पीएम ने मिशन इंद्रधनुष के तहत लोगों से टीकाकरण करवाने की भी अपील की। 30,000 रुपये खर्चा है। हाँ, क्या बताया उन्होंने? कम में कम खर्चा पहले ज्यादा होगा। आप और धन्यवाद कहना चाहोगे उनको? जी हाँ, उनको धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आगरा के मरीज और तीमारदारों से स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जाना। जिला मुख्यालय के एनआईसी सेंटर पर आज सुबह मरीज, तीमारदार, चिकित्सक, जन औषधि केंद्र के संचालकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर स्वास्थ्य सेवा, जोड़ प्रत्यारोपण, आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र की सेवा के बारे में जानकारी ली। घुटनों के दर्द से पीड़ित परमात्मा ने बताया कि सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उससे बहुत फायदा हुआ है, जिसके चलते इलाज में भी कम खर्च हुआ है। बहुत कुछ फायदा हुआ है, पैसे कम हुए हैं। पहले बहुत ज्यादा खर्चा होता था, अब कम खर्चे में काम हो रहा है। काफी लोगों को नई जानकारी मिली है। आगे भविष्य में हमारी फैमिली में भी कोई ऐसा मैटर आता है तो उसको सोल्व करने के लिए नई नई हमें चीजें सीखने को मिली आकर। और जो रेट कम हुए उससे बहुत खुशी है कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे लिए इतनी सुविधा दे रहे हैं। उन्होंने हमें जागरूकता कराई चीज़ों से जो हमें पता भी नहीं था कि जैसे दवाइयाँ सस्ती मिल रही है, हमें पता भी नहीं था। हम महंगी दवाई खरीद रहे थे अभी तक। आज हमें यहाँ आकर ये चीज़ पता चली कि दवाइयाँ भी सस्ती हैं और काफ़ी सस्ती हैं। हम दिल्ली में हमने ऑपरेशन कराया अपनी माता जी का, मम्मी मेरी वहाँ से ऑपरेशन कराया। तो अभी हमें ये पता चला है कि सरकार ने ऐसी ऐसी सुविधाएं निकाली हैं, इससे हमें काफ़ी इन चीज़ों का हमें वो मिलेगा बेनिफिट। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो खोले हैं, ये देश के लिए बहुत ही अच्छी की बात है, क्योंकि गरीब आदमियों को, किसानों को, गरीब लोगों को 60%, 70% डिस्काउंट पे मेडिसिन मिल रही है। इससे गरीब आदमियों के लिए बहुत ही फायदा हो रहा है और बहुत ही जो गरीब आदमी थे जो इलाज नहीं करा पाते थे वो आज इलाज भी करा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर आज श्रीनगर पहुंचे। राजनाथ सिंह ने श्रीनगर पहुंचते ही सबसे पहले वहां के राज्यपाल NN बोहरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ मुलाकात की। बातचीत के लिए लाइक माइंडेड होना जरूरी नहीं है, लेकिन राइट माइंडेड होना जरूरी है। जो
इस रमजान के मुकद्दस महीने में भी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं? क्या उनकी इस फितरत को नापाक नहीं कहा जाना चाहिए? और मैं कहना चाहता हूं, नौजवान बच्चों को गुमराह करना ये धोखा ही नहीं है उनके साथ, बल्कि जुर्म है, जराइम है। मत भूलें, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत। सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बंदूक उठाने वालों का जमहूरियत में यकीन है? आज के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि हम जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान चाहते हैं, गाली से नहीं बल्कि गले लगाकर। क्या चाहिए? और जब हम कश्मीरियत की बात करते हैं तो कश्मीरियत में हजरत बल भी है और अमरनाथ भी है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आतंकवाद को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्रय दे रही है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कुछ ताकतें हैं जो भारत की तरक्की नहीं चाहती। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। पांच साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक शिथिलता पर कड़ा रुख अपनाते हुए फतेहपुर और गोंडा के जिलाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार फतेहपुर में गेहूं खरीद में अनियमितता पाए जाने पर वहां के जिलाधिकारी कुमार प्रशांत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। गौरतलब है कि 31 मई को विशेष सचिव खाद्य ने फतेहपुर के गेहूं क्रय केंद्रों की जांच की थी, जिसमें पाया गया कि 13 मई के बाद से 31 मई तक गेहूं की कुछ भी खरीद नहीं हुई थी, न ही इसका कोई औचित्य बताया गया था। साथ ही किसानों को टोकन का वितरण भी नहीं किया गया था। वहीं गोंडा में सरकारी खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाए जाने और वरिष्ठ स्तर पर अप्रभावी तथा अत्यधिक शिथिल नियंत्रण को गंभीरता से लेते हुए वहां के जिलाधिकारी जेबी सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार तथा जिला खाद्य विपणन अधिकारी अजय विक्रम सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा संपूर्ण मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए। बाद में शासन ने आंजनेय कुमार सिंह को फतेहपुर तथा प्रभांशु श्रीवास्तव को गोंडा का नया जिलाधिकारी नियुक्त कर दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी जिले के ललूपुर गांव में आज चौपाल के माध्यम से ग्राम स्वराज अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधी बात की और इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 सप्ताह के अंदर गांव के वंचित पात्र लाभार्थियों को कैंप लगाकर लाभान्वित किया जाए। इस कार्य में लापरवाही करने वाले विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चौपाल में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को सीधा सीधा लाभ मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के सभी बेघरों को घर उपलब्ध करवाने का काम सरकार कर रही है। प्रदेश के सभी बेघरों को घर मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 2 अक्टूबर 2018 तक खुले में शौच मुक्त किए जाने का काम तेजी से चल रहा है। बेस लाइन सर्वे के आधार पर पात्र सभी लाभार्थियों को सरकार शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए उपलब्ध करवा रही है। सभी पात्र लोग अपना शौचालय बनवा लें, सबको 12,000 रुपए मिलेंगे। सभी लोग स्वच्छता अभियान से जुड़ें। गांव शहर के लोग स्वच्छता से इस अभियान से जुड़ें और अपना योगदान इस अभियान में दें। कनेक्शन नहीं मिल पाया है, अनुसूचित जाति, जनजाति उन लोगों को इस योजना का लाभ दिलवाएंगे। जिलाधिकारी नोट कर लेंगे, बीएसओ की ड्यूटी लगा करके, जिला पूर्ति अधिकारी की ड्यूटी लगा करके प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को संपन्न करवाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी के ललूपुर गांव में कैंसर के सर्वाधिक रोगी पाए जाने पर जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि गांव में डॉक्टरों की टीम भेजकर सभी के इलाज की समुचित व्यवस्था करवाई जाए। चौपाल में प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह, गिरीश चंद यादव, विधायक राम नरेश अग्निहोत्री, जिला अध्यक्ष आलोक गुप्ता सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कन्नौज में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधा सुलभ हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना की शुरुआत कर सबसे बड़ा कदम उठाया है। पूरी दुनिया में ऐसी योजना नहीं है। योजना के अंतर्गत पात्र लोगों का हर साल 5 लाख रुपए का बीमा होगा। देश के 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
गरीबों को नर्सरी और सेकेंडरी इलाज के लिए सरकार पूरा खर्च उठाएगी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के लिए कम से कम खर्च आए, इस क्षेत्र में भी उनके मंत्रालय ने कदम उठाए हैं। अमृत फार्मेसी योजना के अंतर्गत कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग से संबंधित दवाओं को बाजार रेट से 70 से 80% छूट पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार ने सस्ती दवाओं के लिए जेनेरिक दवा केंद्र भी खुलवाए हैं। उन्होंने बताया कि देश भर के 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्रों को वेलनेस सेंटर बनाया जा रहा है। अभी तक ये केंद्र गांव में सिर्फ जच्चा बच्चा केंद्र के रूप में काम करते थे, लेकिन अब इनको वेलनेस सेंटर में बदलने के बाद यहां 12 तरह के मरीजों का इलाज मिल सकेगा। उसके लिए सरकार ने बजट सत्र में 1200 करोड़ रुपए की गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुविधा सुलभ हो, इसके लिए सबसे बड़ा कदम मोदी सरकार ने ही उठाया है। हमारे मंत्रालय की ओर से इस वर्ष बजट घोषणा में आयुष्मान भारत की योजना की घोषणा की गई है। दुनिया की यह सबसे बड़ी योजना है। 5 लाख रुपए का सालाना बीमा देश के 50 करोड़ लोगों को दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत की जा चुकी है। गांव-गांव में इसके जो बेनिफिशियरीज हैं, इसके जो पात्र हैं, जो इस योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं, उनके नामों को बताया जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी स्वास्थ्य लाभ की योजना, स्वास्थ्य बीमा की योजना कहीं भी किसी देश में नहीं है। तो गरीबों को कैसे टर्शरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर मिले और उसका खर्च पूरी तरीके से सरकार उठाए, इसका प्रबंध आयुष्मान भारत के तहत मोदी सरकार ने किया है। गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार ने चीनी का न्यूनतम खरीद मूल्य अब तय कर दिया है, तो वहीं एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रबंध भी किया गया है। किसानों के हित संरक्षित हों, इसके लिए सरकार ने 8,000 करोड़ रुपयों के पैकेज को भी मंजूरी दे दी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार कदम उठा रही है और उन्हें हर तरह की राहत मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों और चीनी मिलों के लिए करीब 8,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी मिल गई। सरकार का कहना है कि इससे शुगर सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। हमारी सरकार किसानों के लिए कितना डेडिकेटेड है, ये उसका एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर बम्पर क्रॉप हो गया शुगर केन का, तो किसान परेशान न हो और देश परेशान न हो। पहले 3 कदम उठाए कि हमने यहां पर इंपोर्ट को टफ कर दिया, 50% से 100% ड्यूटी। दूसरा, हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट को इजी कर दिया, नो कस्टम ड्यूटी। हम लोगों ने बफर स्टॉक का एक बात कही, मिनिमम प्राइस को फिक्स किया और बाकी फ्यूचर के लिए बात की। सरकार ने इस सेक्टर के लिए बुधवार को जिन कदमों का ऐलान किया है, उनकी बात करें तो सरकार ने चीनी के 30 लाख टन बफर स्टॉक को मंजूरी दी है। बफर स्टॉक चीनी मिलें अपने पास रखेंगी और सरकार इसके बदले उन्हें 1,175 करोड़ रुपए देगी। चीनी के लिए 29 रुपए प्रति किलो के न्यूनतम मूल्य के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा चीनी मिलों के एथनॉल उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने और एथनॉल की खरीद के लिए 4,500 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन को मंजूरी दी है। इसके अलावा लोन पर पहले साल का ब्याज सरकार वहन करेगी, जिसके लिए 1,332 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। इथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार जो है वो जो सस्ते दर पर जो है सॉफ्ट लोन जो है वो बैंक से मुहैया कराएगी और उसमें 4,500 करोड़ 4,500 करोड़ रुपया 4,500 करोड़ मिलेगा। और ये सॉफ्ट लोन के कारण जो के ऊपर में जो भार पड़ेगा वो 1,332 करोड़ रुपया होगा। 5 साल में क्या कहते हैं कि उनको रिफंड करना होगा। दरअसल इस साल बम्पर गन्ना उत्पादन के चलते चीनी उत्पादन भी बम्पर होने का अनुमान है। इस वजह से चीनी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। इसकी वजह से मिलें किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं कर पा रही हैं। इसी के लिए सरकार गन्ना मिल मालिकों और किसानों के लिए तमाम कदम उठा रही है। सरकार इससे पहले गन्ना किसानों के लिए 5.5 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना के हिसाब से सहायता राशि का ऐलान कर चुकी है। इसके लिए 1,540 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। सरकार ने चीनी के आयात के नियम कड़े कर दिए हैं और आयात शुल्क को दोगुना किया जा चुका है। इसके साथ ही निर्यात को आसान बनाने के लिए निर्यात शुल्क कम किया गया है। साथ ही 20 लाख टन चीनी का निर्यात कोटा तय किया गया है। गन्ना किसानों ने भी सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की है। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसान उसकी प्राथमिकता में है और बम्पर फसल होने पर भी किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है और सरकार उनके हितों का पूरा ख्याल रखेगी।
केंद्र सरकार के गन्ना किसानों के हितों को देखते हुए दिए गए पैकेज का गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे गन्ना किसानों की समस्याएं कम होंगी और चीनी मिलों को भी राहत मिलेगी। मैं कह सकता हूं ये बहुत बड़ा फैसला है और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वैसे तो हमेशा से 4 साल से केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 4 सालों में किसानों के हितों के जितने फैसले हुए मैं समझता हूं 70 साल में नहीं हुए होंगे और ये कल का फैसला भी एक बड़ा फैसला है और इससे गन्ना किसानों को राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि फैसले में दूरगामी परिणाम आएंगे। एथेनॉल को लेकर के एक बड़ा डिसीजन हुआ है, दूरगामी परिणाम अच्छे आए और एक उद्योग का और किसान का एक अच्छा संतुलन बने, उद्योग भी बढ़े और किसान भी खुशहाल हो। इन तमाम चीजों को ख्याल करके फैसला हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से उत्तर प्रदेश के तमाम गन्ना किसानों की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। यदि आपके परिवार में भी कोई महिला पहली बार गर्भवती है तो उसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जोड़िए ताकि गर्भवती को सही खान पान और बच्चे को जीवन सुरक्षा मिल सके। मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति सिप्सा द्वारा जनहित में जारी। गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा विश्व मानव रहित संपार जागरूकता दिवस के लिए दौड़ और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस दौड़ में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल, मुख्य संरक्षा अधिकारी एनके अंबिकेश के साथ अधिकारी, कर्मचारी और स्काउट के लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया और लोगों को सीख दी गई कि बिना फाटक वाले रेलवे क्रॉसिंग को कैसे पार किया जाए। इंडियन रेलवे में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसको एनालिसिस करने के बाद पाया गया है कि उनमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट्स का रहता है। उसमें भी जो अनमेंड लेवल क्रॉसिंग है जिसको मानव रहित संपार कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और सामान्यतः ये भी पाया गया है कि ये हमारे जो रोड यूजर्स हैं उनकी गलती की वजह से होता है। या तो वो क्रॉस करते समय देख नहीं रहे हैं कि गाड़ी कितनी पास है, या वो नशे की हालत में है, या उन्होंने ईयरफोन लगाया हुआ है। इस तरह की घटनाएं हुई हैं। सभी लोगों में जो हमारे लेवल क्रॉसिंग है, चाहे वो मैन लेवल क्रॉसिंग हो या अनमैन लेवल क्रॉसिंग हो, उस पर सुरक्षा के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाई जाए। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आज इलाहाबाद में निःशुल्क सहायक उपकरण तथा ट्राईसाइकिल वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस समारोह में उपस्थित दिव्यांगजन सशक्तिकरण और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लगभग 750 विकलांगों को ट्राईसाइकिल, हियरिंग मशीन, बैसाखी और अन्य उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार पिछले 14 महीनों में जितना तेजी से विकलांगों के लिए कार्य कर रही थी, इससे कोई सरकार पिछले 7 सालों में भी नहीं कर पाई थी। सरकार निचले वर्ग के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। लगभग 750 उपकरण, यहाँ सिलाई मशीन, छड़ी, कान की मशीन, व्हील चेयर, बैसाखी, ये वितरित हो रहा है। कुछ हुआ है, आगे बाहर कुछ होगा। ये अभियान उत्तर प्रदेश के 75 जिले में चल रहा है। अब तक हम 71 जिले में जा चुके हैं। 75 जिले में कुछ एनजीओ के साथ ही काम कर रहे हैं, कुछ सरकार के जो भवन हैं उन भवनों में हम लोग व्यवस्था दे करके इनको मोबाइल सिखाने का, लैपटॉप, कंप्यूटर, CCC, फुल लेवल कंप्यूटर का प्रशिक्षण इनको कराने की कवायद में हम लोग लगे हैं। ई गवर्नेंस के तहत लखनऊ में आज ई गवर्नेंस जिला पंचायत राज अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों को वेब पोर्टल से जोड़े जाने समेत अनेक सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने तथा सोशल ऑडिट, एरिया प्रोफाइलर मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज आर.के. तिवारी ने कहा कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप पंचायती राज को पूरी तरह से ऑनलाइन कर सभी जानकारियां वेब पोर्टल पर डाली जाएंगी, जिसमें ग्राम पंचायतों का कार्य और लेखा जोखा उपलब्ध होगा, जिससे काम में पारदर्शिता आएगी। वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के साथ साथ सरकार गन्ना किसानों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए गन्ना समितियों पर आयुष अस्पताल के माध्यम से निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करवाने जा रही है।
शाहजहांपुर में 3 गन्ना सहकारी समितियों पर आयुष अस्पताल खोलने की कवायद शुरू भी कर दी गई है। जनपद में 1,28,000 गन्ना समितियों के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों को गन्ने की सप्लाई की जाती है। किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया है। लखीमपुर में दुधवा के जंगलों में हाथियों की पाठशाला लगाई गई है। दुधवा टाइगर फाउंडेशन के गठन होने के बाद वन्य जीवियों के प्राकृतिक वास और आवास को बेहतर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के निर्देश पर दुधवा टाइगर परिक्षेत्र में इको टूरिज्म विकसित कर जंगलों में ग्रासलैंड, वेटलैंड प्रबंधन में सुधार करके इस क्षेत्र को बेहतर बनाने का काम शुरू किया गया है। बाघों की सुरक्षा करने और उनकी आबादी बढ़ाने के लिए कर्नाटक से 10 हाथियों को यहां लाया गया है। इन हाथियों को ट्रेंड किया जा रहा है तथा दुधवा की आबोहवा में रहने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। यही नहीं, इन हाथियों को लोकल भाषा में कोड और कमांड द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके लिए हाथियों के साथ कर्नाटक से एक दल भी आया है जो हाथियों को ये प्रशिक्षण दे रहा है। और अब मौसम का हाल। लखनऊ में मौसम विभाग की सूचना के अनुसार आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में बादल की आवाजाही रहेगी तथा हल्की बरसात की संभावना है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर छुटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। राजधानी लखनऊ में आज का अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस, कानपुर में 41, इलाहाबाद में 43.8 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर में 39.8, वाराणसी में 42.7, आगरा में 42.4, बरेली में 38.3, झांसी में 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य सेवाओं के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की सीधी बात, जाना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं का हाल। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर आज पहुंचे श्रीनगर। कहा, कुछ ताकतें हैं जो भारत की तरक्की नहीं चाहती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक शिथिलता पर कड़ा रुख अपनाते हुए फतेहपुर और गोंडा के जिलाधिकारियों को किया निलंबित। आंजनेय को फतेहपुर और प्रभांशु को गोंडा का नियुक्त किया गया नया जिलाधिकारी। और मैनपुरी में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया निर्देश। कहा, 1 सप्ताह के अंदर गांव के वंचित पात्र लाभार्थियों को कैंप लगाकर करें लाभान्वित। कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ की जाएगी कार्यवाही। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। 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 स्वराजनामा की ओर से आप सब दर्शकों का स्वागत है। स्वराजनामा यानी हिंदुस्तानी आजादी की दस्तावेज। हम अपनी इस श्रृंखला को दस्तावेज यानी क्रॉनिकल कह रहे हैं क्योंकि आप जो देखने जा रहे हैं वो एक संपूर्ण विस्तृत चित्रण नहीं है, कुछ दिलचस्प झलकियां हैं जो शायद आपको पसंद आ जाए। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने इस देश में सबसे पहले कॉलोनी स्थापन करने की कोशिश की
लेकिन हिंद उपखंड की मुकम्मल गुलामी की शुरुआत हुई 1757 में प्लासी की लड़ाई से और खत्म हुई 1947 में। इन 190 वर्षों के लंबे अरसे तक हम उस विदेशी शक्ति से जूझते रहे जो हमसे हजारों कोस दूर से इस देश पर काबू पाकर हम पर राज करने की कोशिश करती रही। 190 साल, तकरीबन 2 शताब्दियां, काफी लंबा समय है और इतनी तवील मुद्दत तक जाहिर है हमारे आपसी ताल्लुकात में हमने अक्सर खून खराबा, तबाही और त्रासदी का सामना किया। मगर दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी क्षण थे जिनमें जज्बात, रंगीनियां और मजाक भी थे। इन संबंधों के हर पहलू पर रोशनी डालना मुश्किल है। एक तो हमारे पास समय बहुत कम है और सच पूछे तो हमारी जानकारी में भी कमी है। अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो इस दस्तावेज में हम किसी वजह से शामिल नहीं कर पाए हैं। इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। एक और मायने में यह दस्तावेज एक रोजनामचा कहलाया जा सकता है। इस श्रृंखला की हर कड़ी में ऐसी घटनाएं दिखाई जाएंगी जिसका ताल्लुक एक विशिष्ट महीने से था। मसलन आज की कड़ी के सारे हादसे जनवरी में हुए थे और अगली कड़ी में फरवरी से संबंधित घटनाएं दिखाई जाएंगी और इस तरह हर महीने दिसंबर तक। तो लीजिए जनवरी का स्वराजनामा। 27 जनवरी सन 1858 को मुगलों के आखिरी शहंशाह, दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर के खिलाफ मुकदमा आरंभ। 1 जनवरी सन 1877 विक्टोरिया, यूनाइटेड किंगडम की मल्लिका, भारत की साम्राज्ञी बनी। We, Victoria, by the grace of God of the United Kingdom, Queen, Empress of India, send to all princes, chiefs and peoples our royal and imperial greeting, and assure them of the deep interest and earnest affection with which we regard the people of our Indian Empire. 27 जनवरी 1858 को बहादुर शाह जफर के खिलाफ मुकदमा आरंभ हुआ। इससे 8 महीने पहले मेरठ में ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल फौज के सिपाहियों ने बगावत की थी। उन्होंने अपने अंग्रेजी अफसरों की हत्या कर दी। दूसरे दिन जब वो दिल्ली पहुंचे, उन्होंने दिल्ली के बादशाह मोहम्मद बहादुर शाह जफर को अपना सालार मानकर उन्हीं के नाम में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस तरह शुरू हुई भारत के आजादी की पहली लड़ाई, या अंग्रेजों की जुबान में द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857। दिसंबर को बहादुर शाह जफर ने अपने आप को कप्तान हॉटसन के हवाले कर दिया। दूसरे दिन कप्तान हॉटसन ने हुमायूं के मकबरे पर वापस आकर बहादुर शाह जफर के तीनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली लौटते वक्त रास्ते में ही कप्तान हॉटसन ने तीनों शहजादों को बेरहमी से मार डाला। उनकी लाशों को गिद्ध और कुत्तों के हवाले कर दी। आज भी ये द्वार खूनी दरवाजा कहलाता है। इसके बाद बादशाह को जिस कोठी में रखा गया, वहां आम लोग उन्हें जू में रखे हुए किसी जानवर की तरह देखने आते। 27 जनवरी सन 1858 से बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चला। अंग्रेजों की राजधानी दिल्ली नहीं कलकत्ता थी। फिर भी बादशाह को नीचा दिखाने के लिए अंग्रेजों ने बादशाह पर मुकदमा उनके अपने महल में दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में चलाया। मुकदमे के दिन करीब 1.5 घंटा कड़ी धूप में खड़ा होकर बादशाह को इंतजार करना पड़ा। Prisoner, do you object to being tried by the President or any of the officers appointed to sit on this military commission?
कैदी को इस मिलिट्री अदालत के नामजद सदर या किसी अफसर पर कोई एतराज है? The charges are read and entered as follows. बहादुर शाह के